सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। तो मेरे पास सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन क्रिएट हो जाती है। सो वी हैव द केस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ये वेल एस्टेब्लिश है, चाहे मैं इसको एक्स बोल दूं अब वाई बोल दूं, पता होना चाहिए कि साइन और कॉस मैटर कर रहा है और कोई तो मैटर कर नहीं रहा, और उसमें भी ओमेगा मैटर कर रहा है, बाकी कुछ मैटर नहीं कर रहा। तो मैं अगर इसको x भी ले लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, y ले लेता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि y इज इक्वल टू a, हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। मैंने यहाँ पर वेलोसिटी की इक्वेशन बोली, मेरे साथ अगर आप इक्वेशन रिपीट करते रहेंगे तो याद हो जाएगी, जो ज्यादा बेनिफिशियल है। और वेलोसिटी v इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाता है ओमेगा a कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी। या फिर मेरे पास इसका एक और फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ, मेरे पास क्या आ जाता है ए स्क्वेयर माइनस ऑफ वाई स्क्वेयर। जो कल हमने देखा क्या हमारे पास यहाँ पर इससे रिलेटेड जो ग्राफ बनता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो एक एलिप्स बन जाता है। और फिर कल हमने लास्ट में एक्सेलरेशन को एस्टेब्लिश किया, और ये एक्सेलरेशन जो हमने एस्टेब्लिश की, ये हमारे पास किसके बराबर है, a इज इक्वल टू माइनस इंटरेस्टिंगली ओमेगा स्क्वेयर a इंटू साइन ऑफ ओमेगा इंटू, या फिर मेरी जो एक्सेलरेशन थी a दैट वाज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर इंटू वाई। तो ये हमारे पास पहला, ये हमारे पास यहाँ पर दूसरा, और ये हमारे पास यहाँ पर तीसरा रिजल्ट। और ये वाला जो रिजल्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है, और ये भी रिजल्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस है कि आपकी एक्सेलरेशन पोजीशन के हिसाब से कैसे वेरी करती है। ये हमारे रिजल्ट्स पूरे के पूरे एसएचएम को एस्टेब्लिश कर लेती है। और लास्ट पॉइंट, लास्ट नॉट द लीस्ट, हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम ये बोलते हैं, जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं उनके लिए तो पूरा चैप्टर है, मेडिकल वाले बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होना, बल्कि मैं कहता हूँ ये तो सबसे अच्छी चीज है कि आपके ऊपर बोझ ही बहुत कम है कि भैया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा का पूरा पढ़ना है। नहीं, नॉन मेडिकल वाले बच्चों ने तो पूरा चैप्टर पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम करते हैं तो हमें पता लगता है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर। अगर ये x होता तो डी स्क्वेयर एक्स इंटू डी टी स्क्वेयर। याद करो, जो एक्सेलरेशन होती है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो जब आप एक्सेलरेशन निकालते हैं एसएचएम के अंदर, और वो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो जाती है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट के पावर भी 1 विद नेगेटिव साइन। ये तीन चीजें, एक तो एक्सेलरेशन निकली वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है, और नेगेटिव साइन मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट नहीं करती है। अगर आप मेन पोजीशन से दूर जा रहे हो तो एक्सेलरेशन को ये बात पसंद नहीं है, वो उसको बार बार वापस खींचेगी, वो बार बार उसको वापस खींचेगी। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आप इसके राइट हैंड साइड वाली टर्म को लेफ्ट की तरफ को ले जाए तो बताओ क्या होगा। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, शाबाश बताओ, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। और फिर हमारे पास ओमेगा किसके बराबर होता है, तो ओमेगा मेरे पास यहाँ पर होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो मैंने कल 2 क्वेश्चन कराए, अगर इक्वेशन गिवन है तो टाइम पीरियड कैसे निकालना है ओमेगा को ढूंढ के, और साथ ही साथ अगर मेरे पास यहाँ पर टाइम पीरियड गिवन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालनी। कल मैंने आपको जेई के अंदर आए हुए, कल मैंने आपको यहाँ पर पीएमटी के अंदर आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर पिछले 10 सालों के अंदर एसएचएम के कुछ क्वेश्चंस बताए जो आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो अब हम आगे की तरफ को चलते हैं। मेरे पास अब यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स आती है, एक डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का फर्दर इन्वेस्टिगेटिव रिजल्ट क्या हो सकता है, एक तो ये चीज है। और दूसरा, क्या मुझे टीचर अगर अब रैंडम कोई भी आपके पास कोई भी मुझे कोई भी इक्वेशन देता है तो क्या मैं पता कर सकता हूँ कि पीरियोडिक होने के साथ साथ एसएचएम है या फिर नहीं है। तो अब हम 2 बातें करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम चेक करेंगे वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो कॉन्सेप्ट है आपके पास कि चेकिंग द इक्वेशन
कि मुझे चेक करना है, चेकिंग द इक्वेशन या चेकिंग द इक्वेशन SHM रिप्रेजेंट्स SHM और नॉट, दिस रिप्रेजेंट्स SHM और नॉट। क्या ये मेरे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन को एस्टेब्लिश करेगा या नहीं करेगा? क्या ये करेगा या नहीं करेगा? हम कोई भी इक्वेशन उठा लेते हैं, टीचर ये मुझे दे सकते हैं, सपोज टीचर मुझे एक इक्वेशन देता है y इज इक्वल टू साइन ऑफ, यहां पर मैं ले लेता हूं 5 ओमेगा इंटू टी, और मुझे ये बताना है कि क्या ये SHM है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमको समझ में आता है वो ये, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो मैं यहां पर लिखता हूं दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ये मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये मेरे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि साइन थीटा पे डिपेंडेंट है, एंड इसका टाइम पीरियड कितने के बराबर होगा, एंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पीरियोडिक फंक्शन विल बी, तो ये तो निकालना बहुत इजी है। आपको 2 पाई से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 पाई से किसको डिवाइड करना पड़ेगा, 5, तो आपके पास रिजल्ट आ गया, ये हमको पता लग चुका है। लेकिन पॉइंट है क्या ये SHM, तो इसका तरीका क्या, नाउ वी डिफरेंशिएट अबव फंक्शन। अगर मैं ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता हूं, वी डिफरेंशिएट द अबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। मैं अगर इसको टाइम के हिसाब से यहाँ पर डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर पहली डिफरेंशिएशन dy अपॉन dt, और ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, साइन, साइन की डिफरेंशिएशन cos इंटू 5 ओमेगा इंटू टी। लेकिन अंदर जो आपका आर्ग्यूमेंट है वो भी टाइम पे डिपेंडेंट है, बेसिकली तो वही टाइम पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं अंदर वाली टर्म को भी डिफरेंशिएट करता हूँ 5 ओमेगा टी को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, I will be left with the term 5 omega. Now this is the first differentiation. Next one, again differentiating first equation, again differentiating equation first, again differentiating the equation number 1। मैं अगर ऊपर वाली इक्वेशन को एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वेयर। इसको एक और बार डिफरेंशिएट करने से अब देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 ओमेगा, तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, कॉस, कॉस की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होती है बताओ शाबाश, माइनस साइन ऑफ दिस विल बी 5 ओमेगा टी, और अगेन 5 ओमेगा टी जो हमारे पास है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है। एक बात ध्यान रखना, ये 5 ओमेगा पहले डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं डिफरेंशिएशन में वो बाहर रखे जाते हैं, फिर अंदर वाले वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया जाता है। सो इसकी डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा, अगर मैं इसकी डबल डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को देखूं तो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 5 ओमेगा 5 ओमेगा, सो 25 ओमेगा स्क्वायर, एंड जो रिजल्ट आपके पास बचा साइन ऑफ 5 ओमेगा टी। अब जब आप इसके दोबारा से डिफरेंशिएशन यानी सेकंड डिफरेंशिएशन करते हो, क्या इस सेकंड डिफरेंशिएशन में हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन रिपीट हो रहा है, ये वाला, क्या इसमें साइन 5 ओमेगा टी रिपीट हो रहा है, यस ये रिपीट हो रहा है, तो मैं यहां पर साइन 5 ओमेगा टी को y से रिप्लेस कर सकता हूं। तो अब मेरे पास फाइनल डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 25 ओमेगा स्क्वेयर, और साइन 5 ओमेगा टी y के बराबर है। अगर हम देखते हैं तो यस दिस इज एन SHM, ये मेरे पास SHM है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM। अब मैं कंफर्म तौर पे कैसे कह सकता हूं, क्योंकि मैंने इसकी डबल डिफरेंशिएशन की, और डबल डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आया, जो भी रिजल्ट आया उसके अंदर y आपके पास दोबारा से आ गया, जहां से आप चले थे जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो दोबारा से रिपीट हो गया, और उसकी पावर भी बनना, एंड हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन भी, ये दो चीजें।
अगर ऐसा नहीं होता है, y की पावर 2 आ जाती है या y आता ही नहीं है, नेगेटिव साइन नहीं आता है, तो आप बोलोगे कि नहीं ये SHM नहीं हो सकता। हाँ शौर्य बोलो। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि वहां पर आपने 2 बार 5 ओमेगा कैसे आए? 2 बारी सर 5 ओमेगा कैसे आए? क्लियर है? ये अगेन डाउट है आपका? डिफरेंशिएशन, ये डाउट है अगेन आपका डिफरेंस। बच्चे? यस सर। क्योंकि हम यहाँ पर इसके, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो मुझे इसका मतलब यही फंक्शन उठाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। अगर मैं मैथमेटिकल टूल्स की बात करूं, अगर मैं मैथमेटिकल टूल्स की बात करूं तो उसमें कुछ थ्योरम्स होती हैं बच्चे, जिसमें से हमारे पास थ्योरम आपके पास होती है मल्टीप्लिकेशन की, या फिर बच्चे थ्योरम होती है हमारे पास एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, डिवीजन की। उसमें एक थ्योरम है मैथमेटिकल टूल, बिल्कुल शुरुआती दौर की फिजिक्स, जिसके अंदर ये बोला जाता है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है और आपको इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो आप क्या करते हो? आप यहाँ पर इस कांस्टेंट बाहर कांस्टेंट निकाल को देते बाहर हैं। निकाल देते हो और आप इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हो, राइट? यस सर, राइट। ये तो पता। यस सर। और फिर बच्चे हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट आता है फंक्शन विद इन फंक्शन का, यानी कि चेन डिफरेंशिएशन। चेन डिफरेंशिएशन करने के दो तरीके, एक आसान और एक मुश्किल। मुश्किल तरीके के अंदर आपको एजम्पशन लेनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, हालांकि गलत वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, टाइम वेस्ट नहीं होता है लेकिन आपका टाइम ज्यादा लग जाता है। तो उस केस में आपको अजम्पशन लेनी पड़ती है कि भैया फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, आपको इसको दोबारा से फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, या तो आप अजम्पशन लेके करें कि जो फंक्शन अंदर वाला है उसको भी कुछ मान के डिफरेंशिएशन करते रहे, या फिर मेरे पास एक और तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास साइन स्क्वेयर एक्स है, तो वहां पर पहले उसको पावर फंक्शन माना जाएगा, फिर साइन की डिफरेंशिएशन की जाएगी एंड सो ऑन, मतलब कि ऐसा चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर मुझे बोलता है साइन ऑफ टी का होल स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, तो पहले मैं साइन की करूंगा कि कॉस आ जाएगा, कॉस ऑफ टी स्क्वायर, है ना? फिर बच्चे मैं किसकी करूंगा? टी स्क्वायर की, तो ये 2t, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। दो बार डिफरेंशिएशन करनी। मेरे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन आपके पास क्या आ गया? जो फंक्शन मेरे पास है वो है कॉस 5 ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई 5 ओमेगा। ये मेरे पास एक फंक्शन है और इसी की दोबारा से मुझे क्या करनी है? डिफरेंशिएशन करनी है। तो 5 ओमेगा तो कांस्टेंट हो गए, तो इसको बाहर निकाल लिया गया, तो ये 5 ओमेगा बाहर आ गया, बच गया cos 5 ओमेगा टी। अब इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ आपके पास cos ऑफ क्या आ जाएगा? 5 ओमेगा टी। ये हमारे पास आ गया, ठीक, काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर कॉस के अंदर वाली टर्म भी वेरिएबल है, वो भी टाइम पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एंगल कॉस भी टाइम पे चेंज हो रहा है और अंदर वाला एंगल भी टाइम पे चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे फिर से डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी किसकी? आपके पास 5 ओमेगा टी की। फंक्शन विद इन फंक्शन है, तो इस यस सर। वजह से यहाँ पर एक 5 ओमेगा तो आपके पास प्रीवियस चला हुआ कांस्टेंट का, कॉस की मेरे पास माइनस साइन ऑफ 5 ओमेगा टी है, और हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5 ओमेगा। इस वजह से यहाँ पर 2 बार 5 ओमेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। और इसी तरीके से आपने ध्यान किस बात पे रखना है? ये बहुत बहुत सिंपल सी चीज है, आपने इसके अलावा इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है आपने, क्या आपका जो फाइनल रिजल्ट है डबल डिफरेंशिएशन का, जो कि एक्सेलरेशन होती है, इट इज अ प्रोपोर्शनल टू, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि हमारे पास ये रिजल्ट दोबारा से अपने आप को क्या कर देता है, अपने जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन के प्रोपोर्शनल आ जाता है। देखो हम y से चले और डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट भी, उसके अंदर भी y आपके पास क्या हो गया? रीअपियर हो गया, रीअकर हो गया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ SHM है, अदरवाइज ये इक्वेशन ऑफ SHM नहीं है। क्लियर है? अब ये वाली बात बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है।
अब चलते हैं बच्चे आगे की तरफ। तो ये पहली चीज आ गई। इसका मतलब मुझे कभी भी कोई टीचर कोई फंक्शन देगा तो पहले हम देखेंगे पीरियोडिक है कि नहीं, फिर आप उसकी पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे, दूसरी बारी डिफरेंशिएशन करोगे, और जो डबल डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है क्या उसमें जो ओरिजिनल फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन है, वो अपीयर हो रहा है विद द नेगेटिव साइन। अगर वो अपीयर हो रहा है विद नेगेटिव साइन और पावर भी 1 होनी चाहिए, ओरिजिनल वैसा ही होना चाहिए, तो हम बोलते हैं कि भैया ये हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन है, अदरवाइज ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं। चले आगे की तरफ। क्लियर होगी बच्चे बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास द फेज रिलेशन, द फेज रिलेशनशिप, द फेज रिलेशनशिप अमंग द फेज रिलेशनशिप अमंग द velocity, displacement and the acceleration, या displacement, velocity and acceleration। फेज, फेज मैंने आपको बताया एंगल होता है। फेज मैंने आपको बताया क्या होता है, एंगल होता है, एक ऐसा एंगल जो कि डिसाइड करता है किसी भी टी टाइम के ऊपर साइन या कॉस की वैल्यू आपके पास क्या होगी। साइन या कॉस की वैल्यू क्या होगी उसको हम क्या बोल देते हैं, फेज रिलेशनशिप बोल देते हैं। क्लियर होगी बात। अब जैसे मेरे पास फेज रिलेशनशिप निकालना है, उसके लिए मुझे कुछ और चीजें भी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल साइन ऑफ जैसे मैं लिखूं तो 90 डिग्री प्लस माइनस ऑफ ओमेगा टी, ये हमारे पास किसके बराबर हो सकता है, कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये आपके पास थ्योरम्स है, साइन 90 प्लस माइनस थीटा, तो थीटा ओमेगा टी के बराबर है, क्योंकि मैं अब +1 में हो चुका हूं तो मैं थीटा को ओमेगा टी ले रहा हूं। एक तो ये चीज है, और दूसरा बच्चे साइन ऑफ आपके पास 180 डिग्री प्लस माइनस ऑफ ओमेगा टी, इसको बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहां पर क्या लिख सकते हैं बताओ शाबाश, दिस कैन बी साइन ऑफ ओमेगा टी। क्लियर है ये वाली चीज। इसी के साथ साथ दो चीजें और भी है, ये मैं आपको बताता हूं क्योंकि आगे यूज हो जाएगी। और दूसरी चीज है साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाती है, माइनस साइन ऑफ थीटा। इसी के साथ साथ अगर कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी कॉस ऑफ थीटा। अब ये चार रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी रिजल्ट्स हैं वो इन चारों रिजल्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड हो। कैसे, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, किसी भी एसएचएम के अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, कोई बच्चा बताए, तो y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा इनटू टी, ये हमको पता है। और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, तो v इज इक्वल टू ओमेगा a इनटू कॉस ऑफ आपके पास यहाँ पर ओमेगा टी। अब ध्यान से समझना मैं करना क्या वाला, मैं यहां पर इसको चेंज करता हूं, दिस कैन बी ओमेगा है, कॉस की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, कॉस की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी साइन ऑफ आपके पास 90 डिग्री या π/2 प्लस ऑफ ओमेगा टी। माइनस क्यों नहीं लिया उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं माइनस साइन लूंगा तो रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगा। कैसा, अभी चलते हैं आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब क्योंकि अंदर दोनों जगहों पर प्लस है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओमेगा टी को पहले लिख सकता हूँ और 90 को बाद में भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही मैं 90 माइनस ओमेगा टी लेता, अगर आप कोई बच्चा मुझसे आर्ग्यू करता कि सर आप माइनस ले लो जनाब, तो माइनस को लेते ही अगर मैं अंदर वाली टर्म को रिवर्स कर देता तो फिर जो नेगेटिव साइन है वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता। यहां पर मुझे अब इसको उल्टा करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए में कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर a माइनस बी है, अगर मैं उल्टा करूंगा तो माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, जो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उस प्रॉब्लम से बचने का तरीका, रिजल्ट तो वही है, लेकिन बच्चा हमको टेक्निकली एक ऐसी टर्म चाहिए जो कि मुझे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब यहां से पता क्या लगता है, यहां पर ये मेरे पास ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस ऑफ 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। इसको फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर बोला जाता है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री अहेड है, यानी कि दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया।
इसको रिलेशनशिप भी बोल देते हैं, और मोर एक्यूरेटली हम इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस बच्चा हमारे पास कुछ ऐसा हो गया कि जब आप t को जीरो करते हो, जब आप t को जीरो करते हो तो साइन ऑफ जीरो कितना होता है, जीरो। लेकिन जब आप यहाँ पे t को जीरो करते हो तो वेलोसिटी जीरो नहीं होती। तो बच्चे t को जीरो कर दिया तो वेलोसिटी क्या आ जाती है, ओमेगा ए साइन ऑफ 90 डिग्री, और साइन 91 होता है। तो इसका मतलब क्या है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है यानी आप मीन पोजीशन पे हो, तो फिर वेलोसिटी जीरो नहीं है, वो आपके पास नॉन जीरो। और इसका मतलब वो पहले से एक वैल्यू को अटेन कर चुके हैं। अभी आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है बट आपकी वेलोसिटी नॉन जीरो, यानी कि दोनों की वैल्यूज के बीच में एक डिफरेंस है। दोनों इकट्ठे एक जैसी वैल्यूज नहीं लेते, दोनों अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं। ये ऐसा हो गया जैसे फॉर एग्जांपल कहीं परेड चल रही है, किसी के हाथ कहीं जा रहे हैं और किसी के पांव पीछे जा रहे हैं, तो फेज डिफरेंस है। और ध्यान से समझना, पूरी +2 के अंदर अभी जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ वेव ऑप्टिक्स, उसके अंदर पंगा आपके पास फेज डिफरेंस समझने का ही है। वहां पर बच्चा फेज डिफरेंस, मैं उनको बोल रहा हूँ कि बेटा तुम्हें अगर फेज डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो तुम्हें लाइट एज अ वेव कैसा बिहेव करती है समझ में आ जाएगा। पंगा सारा फेज डिफरेंस का है। ये फेज डिफरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस का मतलब जो अलग अलग होना, मतलब कि आप बोलते हो अरे यार उसकी स्पीड मेरे से डिफरेंट है, इसका मतलब आप सेम टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करते हो। फेज डिफरेंस होने का मतलब आप सेम टाइम पर सेम एंगल नहीं होंगे, आपके एंगल डिफरेंट होंगे, और इनमें डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का। अगर आप बोलते हो कि डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री पे है, तो आप यहां पर वेलोसिटी को 90 डिग्री पे कैलकुलेट कर रहे हो। जब आपकी डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे आ जाएगी तो बच्चा आपकी वेलोसिटी 180 पे चली जाएगी। तो इसका मतलब दोनों अपने मेजरमेंट के लिए अलग अलग एंगल्स को यूज करते हैं, और इनका डिफरेंस हमेशा कितना रहता है, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर बोल देते हैं दे हैव द फेज डिफरेंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप किसी सॉरी बच्चा अपना माइक बंद कर लो। अगर आप किसी एग्जाम में जाते हो तो वहां पर तो सीधा सीधा ये आ जाता है कि वेलोसिटी और आपके डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, तो आप बोल देते हो π/2। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बात बताता हूँ। जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एक लाइट मिरर पे इंसिडेंट होती है और दूसरी रिफ्लेक्ट होती है, दो चीजें होती है ना, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्ट होती है। तो मैं आपको मजेदार चीज बताऊं, दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, और इसकी वजह से नेचर के अंदर कई और फिनोमिना डेवलप हो जाती है। तो फेज डिफरेंस वन ऑफ द रियलिटी। और अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, देखिए अब मेरे पास एक्सेलरेशन है, देखिएगा मेरे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके बराबर आती है, तो आप बोलते हो एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इनटू मेरे पास साइन ऑफ ओमेगा टी। अब देखिए मेरे को इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ जोड़ना है, मेरा पर्पस है कि मैं इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ जोड़ूं। तो जरा चेक कर लेते हैं, मैं ऐसा कर सकता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं, क्योंकि साइन साइन से साइन को करना है, तो साइन और साइन बच्चे हमारे पास इकट्ठे कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर देखिए। तो साइन ऑफ यहाँ पर मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ ओमेगा टी। अब बच्चा बोलता है कि सर अब आपने इसके बीच में माइनस ले लिया, क्योंकि मुझे सब नेगेटिव साइन को हटाना है, इस नेगेटिव साइन को हटाना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में कहीं नेगेटिव साइन नहीं। अब कैसे हटेगा, इस नेगेटिव साइन को आप अंदर ले जाइए, क्योंकि देखो साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। अब मैं रिवर्स में चलूंगा, यानी माइनस साइन थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो मेरे पास ओमेगा स्क्वायर ए और साइन ऑफ यहाँ पर माइनस, और ये मेरे पास क्या आ गया आपके लिए, आई एम सॉरी, यहाँ पर मेरे पास 180 डिग्री माइनस ऑफ ओमेगा टी। जैसे ही मेरे को बहुत सारी चीजें मैथमेटिकली करेक्ट करनी है, इससे नेगेटिव साइन भी हटाना है, यहाँ पर ओमेगा टी भी पहले आना चाहिए, दूसरा एंगल बाद में आना चाहिए। इन सारी चीजों को साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करके बनाया। हम तो बनी बनाई खीर बच्चे खा रहे हैं। इसको आप समझो कि हमको दिमाग लगाना नहीं, हमको सिर्फ समझना है कि ओमेगा टी माइनस ऑफ 180 डिग्री। अब एक बात बताओ, अब अगर कोई बच्चा एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फेज डिफरेंस निकालता है, तो बताओ कितने के बराबर होता है।
ये सिंपल ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी माइनस ऑफ 180 है। तो बता सकते हो कितना फेज डिफरेंस आ जाएगा? बिल्कुल, आप बोलोगे वेलोसिटी, सॉरी आई एम सॉरी, नॉट वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, द फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। किस किस के बीच में? बिटवीन द, आपके पास डिस्प्लेसमेंट y एंड द एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड आपके पास यहां पर एक्सेलरेशन ए, कितने का फेज डिफरेंस है? आप बोलोगे सर पाई का, आप बोलोगे सर पाई का। ये पॉइंट आपको अब क्लियर होना चाहिए। ये फेज डिफरेंस किस किस के बीच में? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। लगी बात पता बच्चे आपको? ये वाली लगी बात पता बच्चे? क्लियर है यस ये सर। वाली चीज? अब चलते हैं यस आगे। ये चीजें मुझे याद भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको चल के +2 के अंदर आपको काफी मुसीबतों से बचाएगी। लेकिन अगर ये चीज मैं यहाँ पर याद कर लूं और मैं भूल जाऊं वेव ऑप्टिक्स तक आके, बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी बच्चे। कहने का मतलब हमारे पास यहाँ पर ये फेज डिफरेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चे क्योंकि कल को हम दो वेव्स को ऐड कैसे करेंगे, दो वेव्स आपस में ऐड कैसे होती है, तो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप कोई भी बच्चा +2 की, आप में से कोई भी बच्चा +2 की क्लास में बैठ जाए 2 से 4 दिन के बाद, तो मैं आपको बोलता हूँ +2 में जो टॉपिक चल रहा है ना, वो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। आपको +2 का टॉपिक समझ में आ जाएगा, सर करना क्या चाह रहे हैं। अच्छा सर फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, और फिर इन फेज डिफरेंस से आप दो वेव्स को ऐड करते हैं, दो वेव्स को ऐड करते हैं, और वेव्स को ऐड करने का मतलब क्या होता है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो मैं आगे चलता हूँ। अब इसका मतलब जब ये चीज मेरे पास आ जाती है, तो अब हम इन तीनों के बीच में ग्राफिकल कनेक्शन भी देखते हैं। क्या हमारे पास इन तीनों के बीच का ग्राफिकल कनेक्शन भी क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का देखते हैं क्या ग्राफिकल कनेक्शन है। तो इस ग्राफिकल कनेक्शन को बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 लाइंस को एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपकी एक लाइन, ये बच्चा हमारे पास वेलोसिटी वाली लाइन, और नीचे हमारे पास यहाँ पर आगे एक्सेलरेशन वाली लाइन। ये 3 लाइंस है हमारे पास जो कि आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। चलिए, ये डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन है। ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी वाली लाइन है, और नीचे हमारे पास एक्सेलरेशन वाली लाइन है। तो इसके अंदर लाइंस की लेंथ को मैंने ज्यादा सोचा नहीं है, मैंने सिंपली ड्रॉ कर दिया। आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें कुछ और चीजें भी कि कितनी लाइन ऊपर कितनी नीचे ये बना सकते हैं। अब मेरे पास सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम आपके पास यहाँ पर क्या क्या हो सकती है। ये वेलोसिटी है तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी, और आपके पास यहाँ पर एक्सेलरेशन है तो इसकी भी किसी अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग आपके पास वैल्यूज होंगी। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या है, अलग अलग टाइम के ऊपर इसके अलग अलग वैल्यूज है। जो पहली वर्टिकल लाइन है मान लो वो मीन पोजीशन बता रही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पहली एक्सट्रीम पोजीशन T/4 का टाइम। फिर हम दोबारा से किसके ऊपर आ जाते हैं, हम दोबारा से फिर से किसके ऊपर आ जाते हैं, इसको यहाँ पर निकालने के बाद दोबारा से हम किस पे आ जाते हैं, मीन पे आ जाते हैं। फिर मीन के बाद दोबारा से हम किस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट एक्सट्रीम पे आ जाते हैं, दूसरी एक्सट्रीम पे, और लास्ट में हम दोबारा से किस पे आ जाते हैं, मीन पे आ जाते हैं। तो ये जो येलो कलर की लाइंस है ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, ये हमको बताने की कोशिश कर रही है अलग अलग टाइम के ऊपर इसकी क्या क्या वैल्यू होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू ए, और बच्चे नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू -a, ये मीन पोजीशन 0, ये टाइम T/4, यानी कि मेरे पास ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम 1 है, T/2 ये मेरे पास दोबारा से मीन पोजीशन है, ये मेरे पास 3T/4 ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये T तो ये मीन, और ये हमारे पास क्या एस्टेब्लिश होगी, एक साइकिल एस्टेब्लिश होगी। अगर हम देखें तो इसकी जो इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ये साइन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये आपके पास एक्सट्रीम पे जाकर मैक्सिमम, मीन पे जाकर आपके पास 0, और एक्सट्रीम पे जाकर नेगेटिव पे मैक्सिमम, और मीन पे जाकर दोबारा 0। तो ये आपके पास ग्राफ बन जाता है साथ ही साथ साइन का, और ये चीज आपको पहले भी पता है।
जो इनफैक्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर नॉन मेडिकल के उनको पता है ये आपके पास किसका ग्राफ है, साइन का। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की विद रिस्पेक्ट टू द टाइम टी, अगेन इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस ऑफ ओमेगा ए और मिनिमम वैल्यू, सॉरी नॉट मिनिमम, नेगेटिव के अंदर मैक्सिमम वैल्यू आपके पास माइनस ऑफ ओमेगा ए, और मीन पे इसकी वैल्यू 0 होती है। मीन पे वैल्यू मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे 0 होती है। आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो इसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा ए कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब क्योंकि हम मीन से चलते हैं, मीन से, तो हमारे पास ये मीन है, तो आपकी वेलोसिटी प्लस है, तो ये एक्सट्रीम पे जाकर आपके पास क्या हो जाती है, 0। फिर जैसे बच्चे हम नेक्स्ट मीन पे आ जाते हैं तो इसकी वैल्यू दोबारा से नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर आप एक्सट्रीम, दूसरी एक्सट्रीम पे 0, और जैसे आप दोबारा से आप मीन पे आते हो, जहां से आप चले थे वहीं पर आते हो, तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और पॉजिटिव हो जाती है। लास्ट रहा मेरे पास एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बनाना। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पंगा है, यहाँ पर अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए, और आपके पास नेगेटिव के अंदर मैक्सिमम वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए पॉजिटिव जो आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है प्लस ए वहां पर नेगेटिव होती है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहां पर आपके पास मैक्सिमम होती है, नेगेटिव ऑफ एक्सट्रीम पे। तो ये उल्टा चलता है, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन मेरे पास नेगेटिव है, और ये ऐसे बन जाएगा, एक्सट्रीम पे पॉजिटिव, एक्सट्रीम पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और जैसे आप मेन पोजीशन पे आ जाते हो ये दोबारा से 0 हो जाती है। जब आप दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, जो नेगेटिव एक्सट्रीम है, वहां पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, और जैसे आप मीन पे आते हो तो इसकी वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है। ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए, ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए। इन तीनों ग्राफ से वही फेज रिलेशनशिप दोबारा एस्टेब्लिश होता है कि तीनों हमारे पास एक जैसी तीनों की तीनों हमारे पास इक्वेशंस नहीं चलती है। कोई आपके पास तीनों की तीनों अलग सेम टाइम के ऊपर अलग अलग वैल्यूज को अटेन करती है, और यही फेज डिफरेंस है। लग गया पता बच्चे, हमारे पास लग गया पता। जैसे अगर मैं आपको छोटी क्लासेस में बताऊं, इसको वेव का क्या बोलते थे बताओ, क्रेस्ट, और इसको वेव का क्या बोलते हैं बच्चे, हमारे पास ट्रफ बोलते हैं। क्लियर। अब मैं तुमसे एक और बात करने वाला हूं, बहुत इंटरेस्ट। आपको क्या लगता है कि एक साइकिल में साइन की पूरी एवरेज वैल्यू क्या होगी, कोई बच्चा बता सकता है? साइन के एवरेज वैल्यू, साइन के एवरेज वैल्यू आपके पास एक साइकिल के ऊपर 0 से लेके टी साइकिल के ऊपर क्या होगी? तो आप बोलोगे सर 0। मैं बोलता हूँ कैसे 0? तो वो बच्चा बोलते हैं सर सिंपल तो है, हमारे पास एक साइकिल में t सेकंड तक इसने जितनी वैल्यू आपके पास क्या ली बच्चे, पॉजिटिव, उतनी वैल्यू इसने क्या ले ली, नेगेटिव ले ली। अगर मैं इन पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड कर दूं एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, तो नेट सम कितने के बराबर हो जाएगा, 0। यही चीज आपके पास यहाँ पर एक कॉस के लिए भी वैलिड होती है। ये देखो, आपके पास जितनी वैल्यूज पॉजिटिव है उतनी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, तो कॉस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, एवरेज वैल्यू के लिए आपके पास एक का एवरेज एक साइकिल पे 0 हो जाती है, और यहाँ पर अगर आप माइनस लेते हो तो ये भी आपके पास 0। रीजन क्या है इसका? रीजन है जितनी वैल्यू पॉजिटिव है उतनी वैल्यू आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो ये पॉइंट याद रखना, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ये पूरी साइकिल पे, लेकिन 0, क्योंकि हाफ साइकिल पे अगर कोई बच्चा लेगा t/4 तक लेगा तो वो 0 नहीं होगी। क्यों 0 नहीं होगी? क्योंकि हाफ साइकिल के ऊपर इसकी सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो अगर ऐड करोगे तो वो 0 नहीं होगी। इसी तरीके से कॉस के लिए भी हाफ साइकिल पे, ये मैं 0 to 2 फुल साइकिल है, तो फुल साइकिल पे साइन या कॉस इनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, इनके एवरेज वैल्यू आपके पास क्या होती है, इनके एवरेज वैल्यू आपके पास क्या होती है, शाबाश बताओ, इनकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब, अब देखो, इसका मतलब एक फुल साइकिल पे एवरेज डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर है, फुल साइकिल पे बताओ, शाबाश। तो बच्चा क्या जवाब देगा, 0। अगर कोई टीचर बोलता है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी लेकिन फुल साइकिल पे, तो कोई बच्चा बताए क्या जवाब दूंगा मैं,
0। और अगर कोई बच्चा या कोई टीचर आपको बोलता है एवरेज एक्सेलरेशन फुल साइकिल बोल रहा हूं मैं, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी 0। कभी गड़बड़ मत करना। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ या माइनस साइन का ग्राफ अब फुल साइकिल पे देखते हो तो इस ग्राफ से पता लगता है कि फुल साइकिल पे जितनी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं उतनी ही नेगेटिव आती हैं, तो ऐड करने में आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। मैं आगे चलूं बच्चे, पॉइंट क्लियर। यस सर। अब चलते हैं आगे। तो इसका मतलब यहां से मुझे काफी चीजें पता लगी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट मुझे अब यहां पर जो मिलता है दैट इज नोन एज टू बी द एनर्जी of the particle in SHM, the energy of the particle in the SHM, energy of the particle in the SHM। हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, दे सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्सेस। इट इज फ्री फ्रॉम, ये फ्री है आपके पास फ्रॉम द डिसिपेटिव फोर्सेस, ये डिसिपेटिव फोर्सेस से फ्री है। इट इज फ्री फ्रॉम द डिसिपेटिव फोर्सेस एंड देयरफॉर अब ध्यान से समझना, दे मैकेनिकल एनर्जी जो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी रहती है, द मैकेनिकल एनर्जी दैट इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द SHM रिमेन्स, ये बच्चे रिमेन्स आपके पास कांस्टेंट। ये तो पहला कॉन्सेप्ट है, आपको ये समझ में आना चाहिए। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मैकेनिकल सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से? द काइनेटिक एनर्जी इन द SHM इज ड्यू टू द virtue of the motion of the particle, virtue of the motion of the particle about mean position, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि जो पार्टिकल है वो लगातार मोशन कर रहा है, मोशन करेगा तो मोमेंटम होगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, मोमेंटम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी से आपके पास मूव करता रहता है। वो एक अलग बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होगा या मोमेंटम की एवरेज वैल्यू क्या होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपके पास मोशन की वजह से आएगी। अब पॉइंट है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? तो आंसर है वेरिएबल है सर। और क्यों वेरिएबल है बच्चे हमारे पास अगर बोला जाए तो आप बोलोगे सर ये वेरिएबल इसलिए है क्योंकि मीन पे वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है और एक्सट्रीम पे 0 होती है। क्लियर है सर? इस वजह से इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगी। और हमें ये लगता है सर कि मीन पे तो मैक्सिमम होनी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है, और एक्सट्रीम पे क्या होनी चाहिए सर 0, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। खैर आगे चलते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की, क्या आपके SHM के अंदर जो पार्टिकल है क्या उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? तो बोलोगे बिल्कुल है सर पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों है बच्चे? हमारे पास एक बात समझो कि सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन यानी कि एक फोर्स है, जो फोर्स यहाँ पर इसकी मोशन को रजिस्ट करता है, इसके मोशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। रजिस्ट भी गलत वर्ड है, रिस्टोर करेक्ट वर्ड है हमारे पास। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? इंटरनल कंजर्वेटिव है, नॉन फ्रिक्शन नहीं है ये आपके पास इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। विच यहाँ पर विच आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है? विच ट्राइज टू, जो कि ट्राई करता है बच्चे, ट्राइज टू ब्रिंग बैक द बॉडी towards main position, there exists a potential energy,
एग्जिस्ट अ पोटेंशियल एनर्जी, देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल एनर्जी। बच्चा बोलता है कैसे? मैं बोलता हूँ मेरे हाथ में ये पेन है और इस पेन के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। अब बिल्कुल सही बात है, अगर मैं इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर खींचता हूं तो इसमें कौन सी एनर्जी एस्टेब्लिश होती है? पोटेंशियल। क्यों? ग्रेविटी रिस्टोरिंग फोर्स है, ग्रेविटी इसको नीचे खींचना चाहती है, वो इसके डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, वो बच्चे इसको नीचे रिस्टोर करना चाहती है। ऐसे बच्चा हमारे पास जब भी कोई पार्टिकल मीन पोजीशन को छोड़ता है तो कोई ऐसी सिस्टम की फोर्स होती है जो कि उसकी मोशन को अपोज करती है, उसको वापस मीन पे लेके आना चाहती है। तो वो जो फोर्स है वो हमारी इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे इस सिचुएशन में ग्रेविटेशन एनर्जी के अंदर हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, तो इसके अगेंस्ट आप काम करते हो तो इस पेन में पोटेंशियल एनर्जी आती जाती है। अगर फोर्स बच्चे इसको अपनी तरफ खींचेगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी खत्म होकर आपको क्या मिलती रहती है? काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूं तो इसके काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पोटेंशियल में। कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है कि हमारे पास एक रिस्टोरिंग फोर्स है, we try to bring the body towards the main position, so therefore there exists a potential energy due to the work done against this force, the work done against this force। अगर आप इस फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया ये आपको? पॉइंट क्लियर हो गया ये आपको? ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर है? मैं आगे चलता हूं। अब हमारे पास इसका मतलब दो तरह की एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल। तो हमारे पास यहाँ पर अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। सो वी हैव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द एसएचएल। तो हमारे पास यहाँ पर हम रैंडम किसी भी टी टाइम पे निकालना चाहते हैं। तो पहला केस है हमारे पास एट एनी टाइम टी। तो एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम मेरे पास यहाँ पर टी, मैं किसी भी टी टाइम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ, डिराइव करना चाहता हूँ। जरा देखते हैं मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ शाबाश। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ इंटू m इंटू वी का स्क्वायर, ये हम सबको पता है। आल्सो हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, बताओ शाबाश। तो आपके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके लिए किसके बराबर होता है? तो आप बोलते हो सर ये हमारे पास होता है ओमेगा ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। एंड देयरफॉर मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई? हाफ इंटू एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। लगी बात पता ही आपको? लगी बात पता ही आपको? लगी बात पता बच्चों यस आपको? अब हमारे को जहां जहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां वहां काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। यानी कि अगर ये तो किसी भी टी टाइम के ऊपर है, लेकिन अगर मैं आपको बोलना चाहूं कि ये मेरे पास मेन पोजीशन है, इस मेन पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम है और देयरफॉर आपकी काइनेटिक एनर्जी भी तो मैक्सिमम हो जाएगी। और जैसे वेलोसिटी मैक्सिमम ओमेगा ए है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितने के बराबर आ जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। यही होगी बच्चे। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो मुझे एक और चीज पता लगी, जरा सोच के देखो क्या पता लगा। मुझे ये बात पता लगी कि किसी भी टी टाइम पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की कितनी रेशियो होती है बच्चे? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कल को टीचर पूछ लेगा, कल को टीचर ये बोलेगा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट टाइम टी टू द मैक्सिमम या मैक्सिमम टू काइनेटिक, वो कुछ भी आपके पास हो सकती है। कितनी फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट ओवर रहेगी। अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे टीचर अगर आपको बोलता है फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट एट एनी टाइम टी, तो आप क्या बोलोगे? दिस इज काइनेटिक एनर्जी टी अपॉन काइनेटिक एनर्जी आपके पास मैक्सिमम। तो इन दोनों का रेशो, इन दोनों की फ्रैक्शन
किसके बराबर हो जाती है बताओ, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। क्या अब टीचर आपको परेशान करने के लिए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को दो और तरीकों से लिख सकता है, कोई बच्चा बता सकता है कैसे? तो मैं बोल सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बच्चा बोलेगा कि ये कैसे आया, तो बेटा फॉर्मूला है। या फिर टीचर आपको इसको ऐसे भी दे सकते हैं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को बताओ 1 प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2, टीचर ऐसे भी दे सकते हैं। तो ये पॉइंट देख लेना कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को टीचर दो तरीकों से और बता सकता है। तो बात तो कंफ्यूजन क्रिएट करने की है, बात आपको उस सिचुएशन में से बाहर निकल के, अगर आप निकल गए तो बात बन जाएगी। अब जैसे टीचर बोलता है सपोज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी रह गई, कौन सा टाइम आ जाएगा, हम बड़े आराम से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत आराम से। यहाँ पर हाफ कर देंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हाफ, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी 1/√2। तो अब कॉस का वो कौन सा एंगल है जो 1/√2 के बराबर होता है, π/4, अपने आप टाइम निकल जाएगा। इस क्वेश्चन पे भी मैं आऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास आ गई एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटीज क्या हो जाती है, आपके पास वेलोसिटी 0, यहाँ पर वेलोसिटी 0। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0 और एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या आ जाती है, 0। कोई दिक्कत है इसके अंदर से, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की, कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर ये वाली चीज, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी क्लियर होंगे, अगर पिछले कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ रहेगी यहाँ आकर बच्चे ठा हो जाएंगे। क्लियर है, ठा हुई कि निकल गया बच्चे क्वेश्चन का आंसर, बोलो निकल गए। अब चलते हैं आगे। तो अब आगे जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, यानी कि टीचर मुझे क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। टीचर मुझे बोलता है आपके पास फाइंड द टाइम एट विच, फाइंड द टाइम एट विच, ये टाइम एट विच जहां पर मेरे पास द काइनेटिक एनर्जी इज 50% of kinetic energy maximum, या half of the kinetic energy is left, या half of the kinetic energy is lost, कुछ भी बोल सकता है। मतलब कि कॉन्सेप्ट आपके पास यही है कि मुझे टाइम निकालना है जहां पर काइनेटिक एनर्जी 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो किसी भी टी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कितना होता है बच्चे हमारे पास, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि ये 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो मैं लिखूंगा हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल, हाफ आ जाएगा। अगर ये हाफ आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ, एंड देयरफॉर इस वजह से कॉस ऑफ ओमेगा टी किसके बराबर आ जाएगा, जल्दी बता दो, तो 1/√2। अब कॉस का वो एंगल जो 1/√2 के बराबर होता है वो किसके बराबर हो जाता है, दिस इज इक्वल टू 45 या π/4। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/t मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल टू π/4, और यहाँ पर पाई से पाई कैंसल, तो टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, कैपिटल टी अपॉन 8। तो ये टी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाती है, कैपिटल टी अपॉन 8। लग गया बात पता, कुछ कोई दिक्कत, हाँ या ना, लगी बात पता बच्चे आपको, हाँ या ना, क्लियर है ये वाली चीज। यस सर। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलो सर मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगने लग गया। तो अब मेरे पास नेक्स्ट एक और चीज आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या निकालते कैसे है ये भी देखना, जरा चेक करते हैं फ्रीक्वेंसी। क्योंकि हमारे पास अब कैसे निकलेगी, टाइम पीरियड से निकलेगी, और टाइम पीरियड निकालने का तरीका हम बहुत पहले कर चुके हैं, कैसे निकलता है वो हमको पता है, वो उसको अभी हमको उसमें गड़बड़ नहीं करनी टाइम पीरियड निकालने में। जैसे मेरे पास यहाँ पर एज वी नो, हमको ये बात पता है, एज वी नो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। Therefore, the time period of displacement क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर टाइम पीरियड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये ओमेगा है, तो जल्दी बता दो कितना आ जाएगा, 2π/ओमेगा। Therefore, frequency of the displacement, कोई बच्चा बताए
फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कोई बच्चा बताए। तो टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए, साइन कॉस से कैसे निकलता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर आ जाएगी। सो दिस विल बी ओमेगा। ओमेगा बाय 2 पाई। चलो सर काम खत्म हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि इसका टाइम पीरियड कॉस स्क्वायर से निकलेगा। इसको मैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ, और कांस्टेंट भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मान लेता हूँ। अब मुझे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी से फ्रीक्वेंसी निकालनी, किसकी, काइनेटिक एनर्जी की। ऐसे तो निकलेगी नहीं, क्योंकि कॉस स्क्वायर का पता नहीं, मुझे तो टर्म के अंदर अकेला ओमेगा चाहिए। तो अब इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को अब आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ऑफ cos of 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां पर मेरा काम हो गया, क्योंकि अब t के साथ क्या टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, 2 ओमेगा। तो यहां पर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां से थोड़ा दिमाग लगाकर, कि ओमेगा अपॉन 2 पाई था, तो यहां पर ओमेगा आपकी जगह 2 ओमेगा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2 पाई। नहीं तो आप इसका पहले टाइम पीरियड निकालो, उल्टा कर दो, आंसर तो सेम आना है। तो बताओ इसकी फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर आ गई, ओमेगा अपॉन पाई। अब एक बात बताओ, यहां पर मेरे पास अब एच.सी. वर्मा साहब का एक क्वेश्चन आ जाता है, और एच.सी. वर्मा साहब ये पूछते हैं कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एफ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी एफ है, द डिस्प्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी हैज आपके पास वैल्यू एफ, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर होगी, कोई बच्चा बता सकता है। देन आपके पास काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर होगी। एच.सी. वर्मा साहब कुछ ऑप्शन देते हैं, वो बोलते हैं कि एफ ही रहेगी, दूसरा बोलते हैं कि 2f हो जाएगी, तीसरा वो बोलते हैं 3f हो जाएगी, और चौथा बोलते हैं 4f हो जाएगी। तो क्या आंसर है, ये काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, ये डिस्प्लेसमेंट की। कोई रिलेशन आ रहा है इनके बीच में, कोई रिलेशन इनके बीच में आ रहा है, कोई देखो कोई फैक्टर। अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा आंसर आ जाए, जरा कोई बच्चा बताए मुझे, आ रहा है कोई आंसर, कोई आंसर आ रहा है, आ रहा है कोई आंसर की नहीं आ रहा है, बोलो बोलो बोलो। अगर मान लिया जाए कि मैं इस फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी को दोनों को 2 से डिवाइड कर दूं, तो देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो बताओ अब ये किसकी आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, डिस्प्लेसमेंट की। सो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ क्या चीज पता लगी आपके पास, पता लगा फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं 2 से आपके पास डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो इससे मुझे क्या एस्टेब्लिश हुआ, बताओ शाबाश। इससे मुझे ये एस्टेब्लिश हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी f है, तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर आ जाएगी, 2f के बराबर। सिंपल सा आंसर। तो हमारे पास यहाँ पर हमने इसको एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। चलिए, सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, अभी आप इसको पढ़िएगा, और अगर कोई इसमें से क्वेश्चन निकल कर आता है तो वो मुझे जरूर डिस्कस करिएगा, पढ़ लीजिएगा। और हाँ, आज हो सकता है कि मैं एक क्लास कल की तरह और लूं, और वो इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की क्लास होगी, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा फ्री रखिएगा।